हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेंगू फीवर को आयुर्वेद में हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं। आज इस टॉपिक में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो हैं निरुक्ति, कोजित, संप्राप्ति, संप्राप्ति घटक, पूर्व रूप, लक्षण, साध्य असाध्यता, चिकित्सा एंड पथ्य अपथ्य। तो सबसे पहले हमने जैसा कि जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें हमने देखा कि डेंगू फीवर को कोरिलेट करते टाइम हम दो मेनली फीवर यहाँ पे पढ़ेंगे, विषम ज्वर और दंडक ज्वर। तो वो क्या है वही हमने यहाँ पे पढ़ना है। विषम ज्वर की निरुक्ति। विषम ज्वर की निरुक्ति में आचार्य वाग्भट ने ये बताया है कि विषमो विषम आरंभ क्रिया कालो अनुषंगवान, यानी कि जिस ज्वर का आरंभ यानी कि ऑनसेट, क्रिया कोर्स एंड काल ड्यूरेशन विषम हो, कि फीवर कभी भी शुरू हो जाए, किसी टाइम उतर जाए, कितनी ड्यूरेशन उसकी कोई फिक्स नहीं होती कि एक दिन फीवर आएगा, 2 दिन फीवर आएगा। तो ऐसा जो फीवर होता है वो विषम फीवर होता है, विषम ज्वर होता है। और जो विषम ज्वर होता है वो अनुषंगवान होता है। अनुषंगवान का अर्थ यहाँ पे है कि दीर्घ काल तक साथ न छोड़ने वाला। अनुषंगवान, ऐसा जो फीवर होगा वो विषम ज्वर होगा। सिद्धांत निदान में जो वर्णन आया है इस ज्वर के विषय में वो आया है, ये शायद नियतात कालात शीत उष्णभ्याम तथैव च वेग तश्चापि विस्मय से ज्वरो विषम स्मृतम, यानी कि जो ज्वर कभी शीत पूर्वक कभी दाह पूर्वक शरीर में उत्पन्न हो, जिसके उत्पन्न होने, बढ़ने या स्थिर रहने का समय भी निश्चित ना हो और वेग में भी जिसके विषमता हो, ऐसा जो फीवर होगा वो क्या होगा, विषम ज्वर होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या निदान होते हैं विषम ज्वर के। सुश्रुत उत्तर तंत्र में ये श्लोक आया है, परो हेतु स्वभावो वा विषमे कश्चित् आगंतुश्च अनुबंधो ही प्रायशो विषम ज्वर, यानी कि कोई कहता है कि जो विषम ज्वर है उसकी उत्पत्ति स्वभाव से होती है, कोई कहता है कि आगंतुक जो हेतु है वो होना अनिवार्य है विषम ज्वर की उत्पत्ति में। हम देखते हैं कि विषम ज्वर के मेनली 2 टाइप होते हैं, निज विषम ज्वर और आगंतुक विषम ज्वर। लेकिन डेंगू के संदर्भ में जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम डेंगू जैसे कि एक वायरल इन्फेक्शन है, एक विषाणु की वजह से होता है, और आगंतुक ज्वर भी आगंतुक कोई कारण की वजह से होता है। तो हम यहाँ पे आगंतुक विषम ज्वर को मेनली पढ़ेंगे, जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट जिस ज्वर में होगी वो विषम ज्वर यानी कि आगंतुक विषम ज्वर डेंगू से कोरिलेट किया जा सकता है। अब दूसरा हमने जो पढ़ा था वो था दंडक ज्वर। तो दंडक ज्वर के निदान में माधव निदान में परिशिष्ट अध्याय में इसका वर्णन आया है कि ये जो ज्वर है एक विषाणु, ये वायरस की वजह से होता है, और एडिस एजिप्टी नामक जो मच्छर है उसके काटने से ये मानव के शरीर में फैलता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 to 7 डेज का होता है। संप्राप्ति क्या होगी दंडक ज्वर की, ये जो दंडक ज्वर है विषाणु की वजह से होगा, और उस विषाणु का प्रभाव शरीर में रस, लसिका, यकृत, प्लीहा और लसिका ग्रंथियों, लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा पर पड़ता है। उसके बाद इस रोग की उत्पत्ति होती है। दोष यहाँ पे मेनली बात प्रधान त्रिदोष इन्वॉल्वमेंट होती है। दुष्य रस, लसिका और लसिका ग्रंथि, स्त्रोतस रस वह, अन्न वह, अधिष्ठान यकृत और प्लीहा, साध्य साध्यता कृत साध्य, और स्वभाव इसका आशुकारी होता है। अब हम देखते हैं जो विषम ज्वर है उसकी संप्राप्ति क्या है। तो विषम ज्वर हमने 2 टाइप का पढ़ा, निज और आगंतुज। जो निज विषम ज्वर होता है वो किन कंडीशंस में उत्पन्न होता है, या तो अल्प बल युक्त अल्प दोष हो, या फिर ज्वर मुक्त दोष, यानी कि किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को फीवर हुआ था और फीवर होने के बाद जब उसका फीवर उतरा तो वो तुरंत मिथ्या आहार विहार का सेवन करने लग गया और उसे पुनः ज्वर की उत्पत्ति हो गई, तो वो विषम ज्वर में लैंड करेगा। एंड धातु वैषम्य की कंडीशन है। इन कंडीशंस में जो लीन दोष थे उनका पुनः प्रकोप हो जाएगा और रस रक्त आदि धातु में उनका पुनः संचय होगा, और फिर एक ऐसा फीवर उत्पन्न होगा जिसका विषम आरंभ क्रिया काल ये सब होगा, तो वो निज विषम ज्वर होगा। निज यानी कि जो शारीरिक दोषों की विषमता की वजह से हुआ है। अब अगर ये निज विषम ज्वर, इसमें अगर किसी जीवाणु का आक्रमण हो जाए तो वो कौन सा विषम ज्वर होगा, फिर आगंतुक विषम ज्वर होगा। इसमें दोषों की इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखें तो पित्त प्रधान त्रिदोष, दुष्य अग्नि मेनली जठर अग्नि और धातु में, स्त्रोतस रस वह, रक्त वह, अन्न वह, स्त्रोतस, अधिष्ठान आमाशय और सर्व शरीर, साध्य साध्यता कृत साध्य, और स्वभाव इसका आशुकारी होता है। पूर्व रूप आचार्य माधव ने जो है इसके जो पूर्व रूप परिशिष्ट अध्याय में बताए हैं, तो इसमें पूर्व रूप में क्या है, अंग मर्द, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स, क्लम, पैलेज, अरुचि, एनोरेक्सिया,
उत्क्लेश, नोजिया, अवसाद, डिप्रेशन, ये पूर्व रूप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूप की। क्वचित उष्णेन शीतेन, क्वचित रात्रो, क्वचित दिवो, प्रशमम याति कोपम च ज्वर स विषम स्मृतम। यानी कि इस विषम ज्वर की प्रेजेंटेशन कैसे होगी? कभी ये जो विषम ज्वर है उष्ण काल में होगा, कभी शीत काल में होगा, कभी दिन के टाइम होगा, कभी रात्रि के टाइम होगा, और कभी इसका प्रकोप हो जाएगा प्रशमम याति कोपम च ज्वर स विषम स्मृतम। किसी टाइम इसका प्रकोप हो जाएगा, ये एग्रावेट कर जाएगा, और किसी टाइम ये अपने आप सबसाइड कर जाएगा। और ये रेफरेंस है योग रत्नाकर का। तो विषम ज्वर के रूप देखते हैं हम। दोषो अल्पो अहित संभूतो ज्वर उत्सृष्टस्य वा पुनः धातु मन्यतम प्राप्य करोति विषम ज्वरम। सुश्रुत उत्तर तंत्र का ये श्लोक है। यानी कि ज्वर युक्त पुरुष का अथवा आरंभ से ही अल्प कोई दोष, अनुचित आहार विहार आदि कारणों से पुनः प्रकुपित जब हो जाता है, तब वो रस आदि धातुओं में प्रवेश करता है और रस आदि धातुओं में से किसी एक धातु विशेष में जाकर विषम ज्वर को उत्पन्न कर देता है। अब ये जो हमने श्लोक पहले भी पढ़ा था कि विषम ज्वर का कारण क्या होता है, कि कुछ आचार्य मानते हैं भूत आदि को और कुछ मानते हैं स्वभाव को, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आगंतुक जो विषम ज्वर है उसमें बाहरी कारणों का संबंध रहता है। अब हम देखते हैं दंडक ज्वर के रूप। तो अस्थनाम संधिषु घोरा दंडा हनंज समा पीड़ा, मतलब दंडक से प्रहार के समान जब पीड़ा उत्पन्न शरीर में होती है तो उसको हम दंडक ज्वर कहते हैं। तो इसके लक्षण हम आगे देखते हैं, क्या क्या लक्षण दिए गए हैं। हाथ, पैर, कटी, सिर और नेत्रों में तीव्र पीड़ा होगी, शरीर में जकड़ाहट होगी, अस्थियों में तीव्र पीड़ा, चलने में असमर्थता, गले में खराश, वमन, रिलैक्स, नोजिएटिंग सेंसेशन, शरीर पर दाने निकल जाना, नाड़ी की गति मंद हो जाएगी, पेशेंट को जो है वीकनेस महसूस होगी, अति दुर्बल्य और क्षुधानाश, लॉस ऑफ एपेटाइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि विषम ज्वर को हम डेंगू से क्यों कोरिलेट कर रहे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा विषम ज्वर दो टाइप में भी निज और आगंतुज। हम यहाँ पे कौन सा ज्वर देखेंगे? आगंतुज विषम ज्वर। तो जो आगंतुज विषम ज्वर है उसमें निदान क्या होगा? आगंतुज होगा। आचार्य टल्हन ने भी कहा है परोहेतु, भूत को क्या कहा है? परोहेतु, माइक्रोब्स वगैरह की जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये जो फीवर होगा उसमें जो कारण है वो क्या होगा? आगंतुज। और डेंगू फीवर भी क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है, एक वायरस की वजह से होता है, और मॉस्किटो इसका वेक्टर होता है, एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो। और विषम ज्वर में नेचर ऑफ फीवर कैसी होती है? विषम होती है, विषम आरंभ क्रियाकार। और डेंगू फीवर का पैटर्न भी क्या होता है? इरेगुलर पैटर्न होता है। इनिशियल फेब्राइल फेज होती है, हाई ग्रेड फीवर होगा, देन जो फीवर होगा वो सेटल बैक पैटर्न में होगा, एक दिन फीवर ड्रॉप करेगा, देन अगेन स्पाइक करेगा। तो इस तरह से इरेगुलर फीवर डेंगू में भी देखने को मिलता है। और विषम ज्वर में भी जो फीवर की नेचर है वो क्या होगी? विषम होगी। अब हमने कहा जैसे विषम ज्वर की हमने संप्राप्ति पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि जब लीन दोषों का पुनः प्रकोप होगा तो वो धातुओं में जाके किसी एक धातु में स्थान संश्रय कर लेते हैं। तो रसगत जो ज्वर है उसके लक्षण काफी डेंगू फीवर की जो इनिशियल स्टेज है उससे मैच करते हैं। जैसे कि रसगत ज्वर में क्या क्या लक्षण मिलते हैं? गुरुता, हृदय उत्क्लेश, सदन, छर्दी, अरोचक, दैन्यता, बहिस्ताप, अंगमर्द और जृंभा। यही डेंगू फीवर में हम देखें नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, एनोरेक्सिया, हाई ग्रेड फीवर एंड माइल्जिया। तो ये सिम्टम्स जो हैं रसगत फीवर से काफी मैच करते हैं। नेक्स्ट है रक्त धातुगत ज्वर। रक्त धातुगत ज्वर में क्या लक्षण होते हैं? रक्त स्टीवन। डेंगू में भी हिमोटाइसिस हमें देखने को मिलता है। दाह, मोह, छर्दी, विभ्रम, प्रलाप, पीड़िका की उत्पत्ति, तीव्र वेग ज्वर होगा, तृष्णा होगी। तो डेंगू फीवर में भी हमें ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। जब डेंगू हिमरेजिक फीवर की कंडीशन होगी तब उस कंडीशन में हमें हिमोप्टाइसिस, रेड जो रैशेज हैं वो भी अपीयर होते हैं 2 to 5 डेज जब फीवर स्टार्ट हो जाता है। एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है पेशेंट को, हाई ग्रेड फीवर होगा। तो रक्त धातुगत ज्वर भी जो डेंगू की थोड़ी सीवियरिटी की तरफ जब जाता है पेशेंट, तो उससे इसके जो सिम्टम्स है वो काफी मैच करते हैं। एंड एट लास्ट जब बिल्कुल डेंगू हिमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम की कंडीशन होती है तो जो सारे सिम्टम्स आते हैं वो सन्निपात ज्वर से मेल खाते हैं। जो हमने पढ़ा विषम ज्वर और दंडक ज्वर वो भी त्रिदोषज है, सन्निपात ज्वर है। तो यहाँ पे जो सन्निपात ज्वर है उसके सिम्टम्स जब आचार्य ने जो बताए हैं वो क्या है? अस्थि संधि, शिरा रुजा, तंद्रा, मोह, प्रलाप, काश श्वास, अरुचि, भ्रम,
स्टीवनम रक्त पित्तस्य कफोन्मिश्रित, तृष्णा हृदय 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 व्यथा, श्राव रक्त मंडल उत्पत्ति, रक्त मंडल की उत्पत्ति होती है। तो जैसे कि रेड रैशेज यहाँ पे डेंगू में देखने को मिलते हैं, एपिस्टेक्सिस तो डेंगू हिमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम की कंडीशन में जैसे डेलीरियम, गिडिनेस, अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो संधिवातक ज्वर से काफी मेल खाते हैं। अब हम अगर चिकित्सा की बात करें तो वात प्रधान चिकित्सा विषम ज्वर जो है उसमें क्या है, मेनली वात प्रधान जो चिकित्सा है इनिशियल फेज में वो फॉलो करनी चाहिए। वात प्रधानम शर्पी भी वस्ती स अनुवासने स्निग्ध उष्णेन अन्नपानेन शमयेद विषम ज्वरम। तो विषम ज्वर में क्या करना है, वात प्रधान जो चिकित्सा है वो करनी है। वात प्रधान चिकित्सा में क्या होगा, पेशेंट को अगर कषाय दिया है तो कषाय पान के बाद उसको मांस रस युक्त भात का सेवन कराएंगे, लंघन कभी नहीं कराएंगे। लंघन क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि लंघन से क्या होगा, वात प्रकोप हो जाएगा। तो इसीलिए वात प्रधान जब ज्वर की कंडीशन होगी तो लंघन निषेध होगा, पेशेंट को बस्ती दी जा सकती है और स्वच्छ घृत का पान विषम ज्वर में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब डेंगू हिमरेजिक फीवर की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हम रक्त पित्त हर चिकित्सा अडॉप्ट करेंगे। ऊर्ध्वग मार्ग से अगर जो है ब्लीडिंग हो रही है तो ऊर्ध्वग रक्त पित्त चिकित्सा करेंगे। उसमें हम लंघन करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं और खरजूर आदि तर्पण का यूज कर सकते हैं। लाजा तर्पण, वासा आदि घृत, नशे के लिए प्लांटू मूल या दूर्वा मूल या द्राक्षा का जो स्वरस है वो हम यूज कर सकते हैं। वो शीर का हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अधोक्त रक्त पित्त की चिकित्सा कैसे करेंगे, तर्पण और पेया के प्रयोग से। मूत्र मार्ग में अगर ब्लीडिंग है तो क्या करेंगे, स्थावरी का शीरपाक का प्रयोग करेंगे। गुद मार्ग में है तो मोचरस कल्प शीरपाक का प्रयोग करेंगे। घृत प्रयोग हम कौन कौन से कर सकते हैं, बला आदि घृत, शतावरी घृत, वासादि घृत, महाकल्याणक घृत और षटकल घृत। अवले में कुष्मांड अवलेप शीरपाक का प्रयोग हम कर सकते हैं। पंचमूल साधित शीरपाक, नागराति शीरपाक, किरातिक शीरपाक, गुड़चाति शीरपाक, ये सब शीरपाक हम यूज कर सकते हैं। अब हमने कुछ मेडिकेशंस के जो ओवरऑल इफेक्ट है वो निकाले हैं, जैसे अमृतोत्तरम कषाय, सहस्त्र योग में इसका वर्णन है। तो यहाँ पे आप इनके देख सकते हैं कि जो दोषोपेन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है, गुरुचि, शुंठी और हरित की। तो कंबाइंड इफेक्ट जो इन तीनों ड्रग्स का है वो क्या है, त्रिदोषर। तो हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंदुकांतम कषाय। इंदुकांत जो कषाय है वो त्रिदोषहर होता है, तो इसको हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। इसका जो प्रीडोमिनेंट रस है वो तिक्त कषाय और कटु होता है, तो त्रिदोषहर है ये और इसका यूज हम विषम ज्वर में कर सकते हैं। मृत्युंजय रस, मृत्युंजय रस के इंडिकेशंस में देखिए दिया गया है, वात पित्त ज्वर में ये लाभकारी होता है। श्लेषम पित्तोत्थम ज्वर में इसको हम दे सकते हैं। सन्निपात ज्वर की कंडीशन में हम मृत्युंजय रस का यूज कर सकते हैं और इसका जो रेफरेंस है वो भेषज रत्नावली में ज्वर रोगाधिकार में मेंशन है। नेक्स्ट पिपल्यादि घृत। पिपल्यादि घृत का ओवरऑल इफेक्ट है वात कफहर। नेक्स्ट है षडंग पानीय। तो षडंग पानीय की ये ओवरऑल दोष घनता यहाँ पे मेंशन करी गई है। जो षडंग पानीय है वो कफ पित्त प्रधान है और ये जो श्रुत शीतम जलम दद्यात पिपाशा ज्वर शांति है। जो ज्वर होने पे जो पिपाशा की उत्पत्ति होती है उसकी शांति के लिए षडंग पानीय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सुदर्शन चूर्ण। सुदर्शन चूर्ण का सब प्रकार के ज्वरों में विशेष करके जो वात और कफ प्रधान ज्वर है उसमें इसका चूर्ण के रूप में, फांटी या हिम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यहाँ पे क्या है, वात कफ हर है, उष्ण नेचर में है, तो दीपन पाचन का काम करेंगी, आम का नाश करेंगी, अग्नि को प्रदीप्त करेंगी। नेक्स्ट 5 विषम ज्वर नाशक कषाय दिए गए हैं, कलिंगादि कषाय, पटोलादि क्वाथ, निम्बादि क्वाथ, किरातिकादि क्वाथ और गुडुचादि कषाय। अमृतारिष्ट। अमृतारिष्ट कफवात प्रधान त्रिदोष शामक होता है, सभी प्रकार के ज्वर में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्य गुरुचि सत्व या गुरुचि क्वाथ हम यूज कर सकते हैं, वात पित्त शामक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी मदद करता है। दशमूल क्वाथ या दशमूल अरिष्ट हम ले सकते हैं, ये भी वात नाशक है, जो फटीग की कंडीशन होती है उसमें काफी हेल्पफुल होगा। चंद्र प्रभावटी वात शामक है, बल्य है। गोदंती भस्म और प्रवाल पिष्टी, ये क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है उसके नियंत्रण में इनका हम यूज कर सकते हैं। गोदंती भस्म 250 to 500 mg और प्रवाल पिष्टी भी 250 to 500 mg हम यूज कर सकते हैं।
अश्वगंधा या बला का चूर्ण 3 ग्राम पीडी डोज में दे देंगे हम पेशेंट को। वात संतुलन या शक्तिवर्धन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। द्राक्षा अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट, एरंड का तेल वात होता है, शूल निवारण में सहायक होता है, तो ये सब मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। विषम ज्वर में वेगकालीन चिकित्सा। वेग जब आता है विषम ज्वर का, तो उस समय पे हम क्या चिकित्सा करेंगे? तो सर्वप्रथम लाक्षणिक चिकित्सा करनी चाहिए। अत्यधिक शीत लगेगी पेशेंट को तो कंबल या रजाई आदि से ढककर शीत से बचाएंगे। अगर द्वितीय अवस्था में रोगी को ज्वर संताप बढ़ने से दाह की अनुभूति होती है, तो हम ज्वर शामक औषध से ज्वर को शांत कर सकते हैं। अधिक तृष्णा और प्रलाप की कंडीशन में भृत कस्तूरी भैरव रस का प्रयोग या षडंग पानीय, जैसे पिपाशा ज्वर शांति है तो षडंग पानीय का प्रयोग हम कर सकते हैं। और रोगी का बल बना रहे तो उसे लघु और सुपाच्य आहार देना चाहिए। फलों का रस दे सकते हैं, जूसेस हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है पथ्य। रक्त शालियोदन, पुराण शालियोदन, लाजा का प्रयोग हम कर सकते हैं। ओदन या यवागु की फॉर्म में घृत का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वात प्रधान ही हम देखते हैं, वात प्रधान ही यहाँ पे ज्वर है। स्निग्ध अनपान का प्रयोग कर सकते हैं। और रोगी को पर्याप्त विश्राम कराना चाहिए और मच्छरों से बचाव करना चाहिए, क्योंकि एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो के काटने से डेंगू फीवर होता है, तो मच्छरों से बचाव करना चाहिए। ज्वर आरंभ होने पर उष्णोदक का पान 2-3 दिन तक कराना चाहिए। मल शोधनार्थ विरेचन द्रव्यों का प्रयोग कराना चाहिए। सादा स्निग्ध सुपाच्य भोजन जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, उसमें थोड़ा घी डाल के नारियल पानी का प्रयोग पेशेंट कर सकता है। ताजे फल और गुनगुना पानी। अब लास्ट में हम देखते हैं डिस्कशन। तो जितने भी हमने अब तक जो पढ़ा उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो डेंगू फीवर है उसको हम विषम ज्वर और दंडक ज्वर से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि विषम ज्वर क्या है, उसके 2 मेन कारण होते हैं, निज और आगंतुज। और हम यहाँ पे डेंगू के लिए कौन सा विषम ज्वर देख रहे हैं? आगंतुज विषम ज्वर देख रहे हैं, जिसका विषम आरंभ और क्रियाकाल है। और जो है हम डेंगू को किसी एक टाइप के विषम ज्वर से स्पेसिफिकली कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स हैं वो रसगत या रक्तगत जो सन्निपात ज्वर है उसके साथ रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, सन्निपात ज्वर और दंडक ज्वर, ये हमने 4 एंटिटी पढ़ी। इनमें जो सिम्टम्स है वो काफी सिमिलर हैं डेंगू फीवर के। और आचार्य चरक ने जनपदोध्वंस का भी वर्णन किया है। इस डिजीज के कंडीशन में हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि जनपदोध्वंस कब होता है? जब एयर, वाटर, देश और जो काल है वो पोल्यूटेड हो जाते हैं, तब डिजीज की उत्पत्ति हो जाती है। और यहाँ पे भी हम यही देखते हैं, एडिस जो मॉस्किटो है वो ब्रीड करता है क्लीन स्टेगनेंट वाटर में, रुके हुए पानी में वो ब्रीड करेगा और डेंगू वायरस को वो फैला देगा लार्ज पॉपुलेशन में। और तो मूल दोष यहाँ पे आगंतुज विषम ज्वर में वात होता है, तो हमने कौन सी ट्रीटमेंट यहाँ पे अडोप्ट करी? वात ज्वर की जो चिकित्सा है वो अडोप्ट करी। एंड आचार्य सुश्रुत ने स्वच्छ घृतपान बताया है ज्वर के पूर्व रूप में और वातिक ज्वर में, तो स्वच्छ घृतपान का हम प्रयोग कर सकते हैं। We cannot adopt general line of treatment for ज्वर in case of आगंतुज विषम ज्वर, क्योंकि यहाँ पे वात डोमिनेट होता है और लंघन, जैसे हम कहते हैं कि ज्वर में जोरो आधो लंघनम सस्तम, तो हम यहाँ पे लंघन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर हम लंघन कराएंगे तो फर्दर वात का प्रकोप होगा और जो धातु है उनका डिप्लीशन होगा, तो डिजीज और ज्यादा बढ़ जाएगी बजाय के ठीक होने के। तो हम यहाँ पे जो ड्रग सेलेक्ट करेंगे तो हमने ध्यान रखना है कि वात का शमन मेनली होना चाहिए। आचार्य चरक ने ज्वर के बारे में कहा है कि देह इंद्रिय मन संताप, जो देह इंद्रिय और मन में संताप उत्पन्न करता है वो ज्वर है। और सर्व रोग अग्रजो बली, सभी रोगों में अग्रज है, बलवान है, वो क्या है? ज्वर है। और डेंगू फीवर को हम किसी भी सिंगल एंटिटी से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो डेंगू फीवर है एक वायरल इन्फेक्शन है, तो जो वायरस की जो टर्म है वो किससे डराई हुई है? विष वर्ड से डराई हुई है, जिसका मतलब होता है poison और poisonous fluid which will be virulent in nature, so the pathogenesis of dengue virus will be very fast। तो जो डेंगू फीवर है उसको हम आयुर्वेद में देखते हैं तो हम उसको आगंतुज विषम ज्वर से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आगंतुज निदान होता है और विषम ज्वर का विषम आरंभ और क्रियाकाल होता है। आचार्य माधव ने डेंगू को किससे कोरिलेट किया है? दंडक ज्वर से कोरिलेट किया है, और उसमें मेन कार्डिनल फीचर उन्होंने दिया है ब्रेक बोन, जो डंडे से मारने के समान जो अस्थियों में पीड़ा होती है उससे मेनली इसको देखा गया है।
सन्निपातक ज्वर के लक्षण हमने देखे। मोस्ट ऑफ द जो लक्षण है वो सिमिलर थे डेंगू हेमरेजिक फीवर के सिम्टम्स से, जैसे कि हीमोटाइसिस, बर्निंग सेंसेशन, वोमिटिंग, गिडीनेस, डिलीरियम, boils, थर्स्ट एटसेट्रा. So overall, on the basis of signs and symptoms, dengue fever can be correlated with Visham Jwar and Dandak Jwar. Both have Tridosha's involvement. Also, the similar symptoms are visible in Vata dominant Sannipata Jwar of Charak Samhita, जो कि चरक संहिता में mentioned है Sannipata Jwar. Considering the dominance of Vata dosh in Visham Jwar, we have to adopt Vata Jwar line of treatment in initial phase, and other symptomatical treatment depend on the presenting complaints. डेंगू हेमरेजिक फीवर की जब कंडीशन होगी देन वी हैव टू अडॉप्ट रक्त पित्त चिकित्सा, एंड रोल ऑफ इम्यूनिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन दिस कंडीशन ऑफ डेंगू फीवर, क्योंकि जो ओज के गुण होते हैं वो विष के गुण के अपोजिट होते हैं, और यहाँ पे जो मेन कोज है वो क्या है, विष ही है, वायरल इन्फेक्शन है. If a person is having good immunity, there will be less chance of severity of the disease. यानी कि अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो डेंगू हेमरेजिक फीवर या शॉक सिंड्रोम की कंडीशन में लैंड होने के चांसेस कम रहेंगे.